कमला अपनी बहू काजल के साथ खाना खा रही थी। तभी कमला उससे बोलती है, काजल बहू, याद है ना, कल तुम दोनों की सालगिरह है और इस सालगिरह पर तुम दोनों कहीं बाहर चले जाना। हाँ माँ जी, याद तो है, लेकिन क्या करूँ, सालगिरह होने के बाद भी मुझे कोई खुशी नहीं है और बाहर क्या ही जाऊँ। मोहित को समय ही कहाँ मिलता है, वो तो बस काम काम और काम ही देखते हैं। अरे बहू, तू तो जानती है मोहित के ऊपर कितना प्रेशर रहता है। मम्मी जी, मैं तो उनसे कहती ही हूँ कि मुझे अपना काम एक बार दिखाओ तो सही, मैं 2 मिनट में सारा काम कर दूंगी। रहने दे बहू, वो नहीं चाहता कि तू उसका काम करे, क्या पता वो काम ज्यादा हैवी हो। मम्मी जी, चाहे वो काम कितना भी हैवी क्यों ना हो, लेकिन मैं उस काम को 2 मिनट में कर दूंगी। क्यों, तो कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज चलती है क्या? मेरा दिमाग ही कंप्यूटर है माँ जी, आप चाहे तो मुझे कभी भी आजमा सकती हैं। अच्छा ठीक है, अभी खाना खा ले मेरी तेज दिमाग वाली बहू। इस तरह अब दोनों सास बहू एक साथ खाना खाकर अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। ऐसे ही कुछ घंटे गुजर जाते हैं और शाम के 5 बजे कमला अपनी बहू के कमरे में जाती है और अपनी बहू से कहती है, बहू चल हम दोनों मार्केट चलते हैं। लेकिन क्यों मम्मी जी? ओफो, तुझे कितनी बार याद दिलाना पड़ेगा, कल तेरी सालगिरह है इसलिए। इस तरह अब काजल अपनी सास के साथ मार्केट जाती है और अपनी सास के साथ सामान खरीदने लगती है, जहां वो देखती है कि एक दुकानदार एक बूढ़ी औरत को धमका रहा था। ये सब देखकर काजल दुकानदार के पास जाती है और उससे पूछती है, क्या हुआ भैया, आप इस तरह अम्मा जी पर क्यों चिल्ला रहे हैं? अरे बहन जी, देखना कैसे मुझ पर झूठे इल्जाम लगा रही है ये औरत। अरे हुआ क्या है, आप ये तो बताओ। मैंने इनको सारी सब्जी दे दी, लेकिन इन्होंने मुझे पैसे ही नहीं दिए और बोल रहे हैं कि दे दिए, बल्कि मैं ही इनके बाकी वैसे वापस नहीं कर रहा। अम्मा जी, क्या भैया सही बोल रहे हैं? अरे बहन, मैं झूठ क्यों बोलूँगा? भैया मैंने आपसे नहीं पूछा, मैंने अम्मा जी से पूछा है। अम्मा जी बताइए, क्या ये सच बोल रहे हैं? बेटा, मैंने इससे कुछ सब्जियां ली है और 500 रुपए दिए हैं, लेकिन ये मुझे पागल बना रहा है कि मैंने इसको कोई पैसे ही नहीं दिए। अम्मा जी, आपने मुझे पैसे नहीं दिए हैं। इस तरह अब दोनों की बहस फिर से शुरू हो जाती है और उनकी बहस देखकर काजल कहती है, अरे बस करो आप दोनों, कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, इसका पता मैं अभी लगा लेती हूँ। इस तरह सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए काजल अम्मा जी से कहती है, अम्मा जी आप यहाँ पर कब आई थी? बेटा 5 बजे। और अभी 6 बज रहे हैं, इसका मतलब यहाँ रही सारी चीजें इस कैमरे में रिकॉर्ड हो रही होंगी। कोई बात नहीं, यहाँ पर कौन झूठा है और कौन सच्चा, ये अभी पता चल जाएगा जब ये कैमरा चेक करेंगे। इस तरह काजल अब कैमरा चेक करने के लिए कैमरे वाले के पास जाती है, जिसके बाद वो कैमरे को चेक करती है, जहाँ वो देखती है कि अम्मा जी ने सच में पैसे दिए हैं और थोड़ी सी सब्जी ली है, लेकिन दुकानदार साफ मना कर रहा है कि उसने पैसे लिए ही नहीं। ये सब देखकर काजल को बहुत बुरा लगता है और वो उस वीडियो का एक वीडियो अपने फोन में बना लेती है और सभी के सामने जाकर कहती है, तो मुझे सबूत मिल चुका है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। उसकी बातें सुनकर वहाँ के सभी लोग कहते हैं, कौन सच बोल रहा है बेटा? हाँ मेरी बच्ची, बता कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ? अम्मा जी, आप झूठ बोल रही हैं। जैसे ही वो ये बात बोलती है, वैसे ही दुकानदार के चेहरे पर लंबी सी मुस्कुराहट आती है और वो अपने मन में कहता है, चलो अच्छी बात है, मेरा सच इसको नहीं पता। ये लड़की भी कितनी बेवकूफ है, मेरी बात इसने सच में समझ ली और समझेगी भी कैसे नहीं। इसको उस डिपार्टमेंट के बॉय ने कुछ बताया ही नहीं होगा। खैर जो भी है, आज मैं बच गया। इस बुढ़िया को कुछ पैसे देकर यहाँ से रफा दफा करता हूँ। अम्मा जी ऐसा करो, आप ये सब्जियाँ भी ले लीजिए और ऊपर से मैं आपको कुछ पैसे भी दे रहा हूँ, अब आप जाओ यहाँ से। दुकानदार मन ही मन ये सोचकर खुश हो रहा था कि तभी काजल दुकानदार की ये पैसे देने वाली बात सुनकर दुकानदार को एक थप्पड़ मारती है। ये सब देखकर वहाँ सभी लोग हैरान थे। तभी काजल की सास कमला काजल से कहती है, बहू जब ये दुकानदार गलत नहीं है तो तूने इसको मारा क्यों? माँ, ये दुकानदार झूठा है, इसने अम्मा जी को लूटने की सोची है। लेकिन तूने तो कहा था कि अम्मा जी झूठ बोल रही हैं। माँ जी, आप ये कैसे भूल रही हैं कि आपकी बहू तेज दिमाग वाली बहू है। मेरा दिमाग कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज चलता है। जब मैं कैमरे चेक कर रही थी और जब मुझे पता चला
तो मैंने ये सोच लिया कि अपने मुंह से सच कबूल नहीं करेगा ये दुकानदार, इसलिए मैंने इसका साथ दिया। लेकिन देखो, इसने भी गलती कर ही दी। खुशी में आकर इसने अम्मा जी को ऑफर दे दिया। याद रहे, अगर कोई इंसान गलत नहीं होता तो वो कभी भी अपना नुकसान नहीं चाहेगा, लेकिन इसने अपना फायदा पहले ही कर लिया था, इसलिए इसको नुकसान से डर नहीं लगा और इसने अम्मा जी को कुछ पैसे देने को कहा, तो इसका झूठ यही सबके सामने साबित हो गया। अरे पागल हो गई है क्या तू? तेरे पास कोई सबूत है क्या? मैं जानती थी कि ऐसा जरूर बोलेगा ये, और इसलिए मैं जब कैमरा चेक करने गई थी तब मैंने वीडियो बना लिया था। तो क्या आप सभी लोग उस वीडियो को देखना चाहेंगे? इस तरह काजल वीडियो सभी को दिखाती है और सभी को उस दुकानदार पर बहुत गुस्सा आता है। और उस भीड़ में से एक औरत कहती है, भाइयों बहनों, आज इसने अम्मा जी के साथ ऐसा किया है, कल को ये धोखेबाज हमें भी नहीं छोड़ेगा, इसलिए इसको सजा आज ही देनी पड़ेगी। जिसके बाद वो भीड़ उस दुकानदार को पीटने लगती है और वो दुकानदार जैसे तैसे अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भाग जाता है। काजल को अब सभी से शाबाशी मिलती है। इस तरह अब वो अम्मा जी भी वहाँ से चली जाती है और कमला अपनी बहू से कहती है, बहू सच में तू तो बहुत तेज है, मेरी बहू का तेज दिमाग है। तो माँ जी, अब भी आपको मेरे तेज दिमाग पर कोई शक है क्या? ना बाबा ना। इस तरह अब दोनों हंसने लगते हैं और कुछ समय बाद घर चले जाते हैं। शाम को जब मोहित आता है तब कमला अपने बेटे से कहती है, अरे मोहित बेटा, आज तो बहू ने कमाल ही कर दिया। अच्छा जी, ऐसा कौन सा महान काम कर दिया काजल ने? इस तरह अब कमला मोहित को सारी बात बताती है। ये सुनकर मोहित को अपनी पत्नी पर बहुत ज्यादा गर्व महसूस होता है और वो सीधा अपने कमरे में जाता है, जहाँ वो अपनी पत्नी काजल को खिड़की से बाहर की तरफ देखता हुआ देखता है। मोहित अब उसे पीछे से पकड़ लेता है और काजल से कहता है, डार्लिंग, आज तुम्हारे बारे में सुनकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे गर्व हो रहा है कि तुम मेरी पत्नी हो। हाँ, लेकिन फिर भी मुझे समय नहीं मिलता है आपका। ओफो, तुम जानती हो ना मेरा काम, फिर भी ऐसे बोल रही हो। वैसे याद है कुछ कि कल क्या है? क्या है? ये सुनते ही काजल उसे खुद से दूर करती है और तकिए को उसके ऊपर फेंकते हुए कहती है, आपको याद नहीं है ना? जाओ, मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी है। अरे बाबा, याद है मुझे। मैं कल का दिन कैसे भूल सकता हूँ जान? बताना जरा, क्या है कल? कल मेरी जान और मेरा स्पेशल दिन है, हमारी शादी की सालगिरह। उसकी ये बात सुनते ही अब काजल दौड़ते हुए मोहित को गले लगाती है और इस तरह अगले दिन वो अपने पति के साथ टाइम स्पेंड करती है और खुशी से रहती है। देवपुर गांव में एक लक्ष्मण नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी पार्वती के साथ रहता था। ब्राह्मण के घर में भगवान की दया से कोई कमी नहीं थी। अच्छा घर, खेत, खलियान सब था और ब्राह्मण होने के कारण गांव में भी उसका अच्छा खासा मान सम्मान था। गांव के सभी लोग उस पर आंखें बंद करके विश्वास करते थे और ब्राह्मण इसी चीज का फायदा उठाकर गांव वालों को किसी न किसी चीज के लिए ठगता ही रहता था। और ब्राह्मण की पत्नी पार्वती को अपने पति का ऐसा करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। तभी एक रोज सुबह सुबह ब्राह्मण पूजा करके उठता है और अपनी पत्नी पार्वती को कहता है, पार्वती जी, मेरी पूजा समाप्त हो गई है, शीघ्र ही भोजन लगा दीजिए। मुझे गांव में एक पूजा आयोजन में जाना है। जी स्वामी जी, भोजन तैयार है, मैं अभी लगाती हूँ। क्या बात है पार्वती जी, आप इतनी चिंतित क्यों लग रही हैं? कोई बात है तो मुझे बताइए। स्वामी जी, मैं आपकी वजह से चिंतित हूँ। क्यों? मैंने ऐसा क्या कर दिया पार्वती जी जो आप ऐसा बोल रही हो? स्वामी जी, भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास, किसी भी चीज की, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। फिर आप अपने ब्राह्मण होने का दुरुपयोग क्यों करते हैं? ऐसे लोगों को ठगकर आपको क्या मिलता है? पार्वती जी, आज तो बोल दिया, दोबारा कभी मत बोलिएगा। आप मेरी पत्नी हैं, तो आपका धर्म है कि आप मेरे हर कार्य में मेरा साथ दें बिना कुछ बोले। और मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूँ, बस अपने ज्ञान से धन और सुख सुविधाएं प्राप्त कर रहा हूँ बस। स्वामी, तो आप अपने ज्ञान का मोल ले रहे हैं, झूठ बोलकर धन को अर्जित कर रहे हैं।
लेकिन ये सही नहीं है। अगर वही धन किसी गरीब को दुखी करके झूठ बोलकर प्राप्त किया जाए तो ये तो एक घोर पाप है। एक ब्राह्मण होकर आप लालच करेंगे, लोगों को ठगेंगे तो आपके बारे में लोग क्या सोचेंगे? कोई आपके ब्राह्मण होने पर यकीन ही नहीं करेगा। बस पार्वती जी, अब मुझे आपसे इस पर कोई वार्तालाप नहीं करनी है। मैं एक पूजा आयोजन में जा रहा हूँ, रात्रि में विलम्ब हो सकता है, तो आप प्रतीक्षा मत कीजिएगा। इतना कहकर ब्राह्मण अपने घर से चला जाता है और अपने गांव के शंभू लाल के घर पहुंचता है। ब्राह्मण के पहुंचने के बाद सभी लोग उसकी बहुत आवभगत करते हैं और उसके बाद पूजा के आयोजन में लग जाते हैं। शंभूलाल गांव के बड़े बड़े जमींदारों में से एक था। उसके पास धन दौलत से लेकर किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसका एक बेटा था जो चल फिर नहीं सकता था और बहुत ही बीमार था, जिसके जन्मदिन की खुशी में शंभूलाल ने घर में बहुत बड़ी पूजा का आयोजन किया था, इस उम्मीद में कि शायद उसका बेटा ठीक हो जाए। और ब्राह्मण इन सारी बातों को जानता था। इसी बात का फायदा उठाते हुए ब्राह्मण शंभूलाल को बोलता है, और बताओ शंभूलाल, अब तुम्हारा बेटा कैसा है? सब कुशल मंगल तो है ना? ब्राह्मण जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, आपसे तो कुछ नहीं छुपा है। आप तो इस गांव के सबसे ज्ञानी व्यक्ति है। मेरे बेटे की हालत दिन प्रतिदिन बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। आप चिंता मत करिए, इस पूजा के बाद आपका पुत्र अवश्य ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको कुछ कार्य करना पड़ेगा। बताइए ब्राह्मण जी, मुझे क्या करना होगा? मैं अपने बेटे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। ठीक है, फिर आपको आज की पूजा कुछ विशेष तरीके से करनी होगी। आपको इस पूजा में अच्छे अच्छे और महंगे वस्त्रों का, महंगे गहनों का, जेवरों का, खेत खलियानों का, जमीन का आदि ऐसी बड़ी बड़ी चीजों का दान देते हुए इस पूजा को संपन्न करना होगा। और पूजा समाप्त होने के बाद उसे किसी गरीब या किसी ब्राह्मण को दान के रूप में भेंट देनी होगी। अगर आपने ये सब कर लिया तो अवश्य आपका पुत्र शीघ्र ही ठीक हो जाएगा। अगर ऐसी बात है ब्राह्मण जी, तो मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। जैसे आपने कहा है, बस मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाए। बस मुझे वो बेटे को छोड़कर और कुछ भी नहीं चाहिए। शंभूलाल ब्राह्मण की बात सुनकर पूरी पूजा ब्राह्मण के कहे मुताबिक करता है और पूजा खत्म होने के बाद शंभूलाल ब्राह्मण से बोलता है, ब्राह्मण जी, आपने जैसा कहा मैंने वैसे ही पूजा पाठ की। अब ये सामान मैं किसी दूसरे ब्राह्मण को दान देने से अच्छा है मैं आपको ही ये दे दूं। आप इस दान को स्वीकार करिए। अब आप इतने प्रेम से दे रहे हैं तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ? ब्राह्मण फिर से अपने ज्ञान के चलते शंभूलाल को ठग लेता है और उससे बहुत सारा धन, गहना, जमीन आदि सब लेकर अगले दिन सुबह अपने घर पहुंचता है। और उसकी पत्नी पार्वती ये सब देखकर बहुत दुखी होती है और बोलती है, आपने आज फिर से किसी को पूजा और ज्ञान की आड़ में ठग लिया ना, लेकिन अब मैं आपकी इस पाप की कमाई में और हिस्सेदार नहीं बनूंगी। मैं गुरुजी के साथ आश्रम जा रही हूँ। जब कभी आप अपनी आदत छोड़ दे तो मुझे बता देना, वरना मुझे भूल जाना। पार्वती के छोड़ कर जाने पर भी ब्राह्मण को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपने नए शिकार की तलाश में दूसरे गांव निकल जाता है, जहां उसे एक राजा के विषय में पता चलता है, जो संतान प्राप्ति के लिए हमेशा किसी न किसी पंडित ब्राह्मण से मिलता ही रहता था। थोड़ी देर बाद राजा के महल में ब्राह्मण पहुंचकर बोलता है, राजा जी को इस ब्राह्मण का प्रणाम। प्रणाम ब्राह्मण जी, मैंने आपको अपने राज्य में पहले कभी नहीं देखा। मैं यहाँ का नहीं हूँ राजा जी, मैं तो बस इस राज्य से गुजर रहा था तो आपकी समस्या के बारे में सुना कि आप संतान न होने की वजह से काफी दुखी हैं, तो सोचा एक बार आपसे मिलते चलूं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। बातों से तो आप बड़े ही भले व्यक्ति लगते हैं। जब आप यहाँ आ ही गए हैं तो बोलिए, आपको क्या कहना है? मैंने आपकी चिंता सुन ली है और मैं आपकी इस चिंता का निवारण भी कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारा धन दान करना होगा। अगर सच में आप मेरी चिंता और दुख को दूर कर सकते हैं तो मैं उसके लिए अपना पूरा राज्य दांव पर लगा सकता हूँ। रुक जाएं राजा जी, कब से मैं चुप होकर आप दोनों की बातें सुन रहा हूँ। मुझे तो ये ब्राह्मण और इसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। आप इस पर ऐसे विश्वास मत करिए। चुप रहो मंत्री तुम,
ये ब्राह्मण आगे से हमारी मदद करने आया है और तुम मुझे इसी पर शक करने के लिए बोल रहे हो। राजा जी, आप समझ नहीं रहे हैं। पहले इसके बारे में कुछ जांच पड़ताल कर लीजिए, उसके बाद इस पर भरोसा करिए। मंत्री, शायद तुम भूल रहे हो कि तुम एक राजा को हुक्म दे रहे हो। क्षमा कीजिए राजा जी, लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मंत्री के लाख समझाने पर भी राजा उस ठग ब्राह्मण की बातों में आ जाता है और उसके कहे अनुसार अपने ही महल में 4 दिन की अखंड पूजा की शुरुआत करता है। लेकिन मंत्री को कुछ ठीक नहीं लगता, इसीलिए वो ब्राह्मण के बारे में जांच पड़ताल चालू करता है और कुछ समय बीतता है। मंत्री ठग ब्राह्मण के बारे में पता लगाते लगाते ठग ब्राह्मण के गांव पहुंच जाता है, जहां उसकी मुलाकात गांव के आदमी शंभूलाल से होती है, जहां से उसे ठग ब्राह्मण के बारे में सब कुछ पता चलता है और वो अपने राजा को उस ठग ब्राह्मण से बचाने के लिए शीघ्र अति शीघ्र महल पहुंचता है, जहां उसे पता चलता है कि राजा सोने के सिक्के दान करने के लिए जा रहा है। तभी मंत्री राजा को रास्ते में ही रोककर ठग ब्राह्मण की सारी सच्चाई बताता है। तभी राजा गुस्से में उस ठग ब्राह्मण के पास जाता है और सोने के सिक्कों की थाल को उस पर फेंकता हुआ कहता है, ठग ब्राह्मण, तू यहाँ एक राजा को ठगने आया था। हमें तेरे बारे में सब कुछ पता चल गया है कि तू सिर्फ एक ठगी है जो लोगों को ठग कर उनसे धन अर्जित करता है। तूने एक राजा के साथ विश्वासघात किया है, तुझे इसका दंड अवश्य मिलेगा। मुझे क्षमा कर दीजिए राजा जी, मुझसे गलती हो गई, आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, तेरी ये भूल क्षमा योग्य नहीं है। सैनिकों, ले जाओ इसे और डाल दो हमेशा के लिए काल कोठरी में, और हर राज्य हर गांव में इसके बारे में सूचित किया जाए, ताकि एक ठग ब्राह्मण की वजह से ब्राह्मण जाति का नाम बदनाम ना हो। इस तरह से ठग ब्राह्मण को उसके किए की सजा मिल जाती है और मंत्री के कारण राजा और उसका राज्य दोनों ही सुरक्षित बच जाते हैं। इसीलिए कहते हैं, बुरे का फल हमेशा बुरा ही होता है।